ठीक है जी, ठीक है बच्चा, यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है अनुष्का, ठीक है बच्चा, यहाँ तक लास्ट क्लास में कर लिया था ना। अब इसके आगे से डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पॉइंट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। देखो, तो यहाँ तक तो डिस्कस हुआ था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉपर्टी से डिस्कस कर ली गई थी। ठीक है, एक बार जल्दी से वो पेजेस एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज और ये सारे जो कंसेप्ट थे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को कैरी कर रहा है। पॉइंट सुनना आप, आज जो कंसेप्ट आप डिस्कस करने जा रहे हो वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक को कैरी कर रहा है। वन ब्लॉक विल कैरी द अदर ब्लॉक, ये क्वेश्चन है मेरा। और जब हम कैरी करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को कैरी कर रही है, तो कैरियर का मतलब हमारा इससे होता है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें ट्रेन का या एलिवेटर का एग्जाम्पल लो, लिफ्ट का एग्जाम्पल लो, तो ये हम सबको कैरी करता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि जो ट्रेन है वो पैसेंजर्स को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और जब कोई चीज कैरी करती है तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती है। मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन को कैरी कर रही है तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होती है वही पैसेंजर्स की भी मानी जाती है। अगर हम लोग लिफ्ट के इनसाइड हैं तो लिफ्ट की वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी सेम हो जाती है, क्योंकि हम लोग कैरी कर, वो हमें कैरी करके ले जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही ब्लॉक है, यही सिस्टम है आपके लिए कि वन ब्लॉक विल कैरी द अदर ब्लॉक। अब जैसे कि इसमें आप लेफ्ट साइड की फिगर देखो, अगर लेफ्ट साइड फिगर, तो लेफ्ट साइड के फिगर में एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। लेफ्ट साइड के फिगर में एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और उसके ऊपर एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। एक 5 किलोग्राम, उसके ऊपर 2 किलोग्राम, और हम 5 किलोग्राम वाली बॉक्स को पुश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक फोर्स एफ लगा रहे हैं 5 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर। और 5 किलोग्राम बॉडी और 2 किलोग्राम बॉडी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 है। 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया हुआ है। और नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फिलहाल हम लोगों ने स्मूथ सरफेस माना हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, देखो इसका जो क्वेश्चन है वो ये कि जो 5 किलोग्राम है वो 2 किलोग्राम को कैरी कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन पॉइंट है कि 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम, ये दिया हुआ है आपको। 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय 5 किलोग्राम। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, कैरीड बाय द 5 किलोग्राम, इसका मतलब क्या है? अगर 2 किलोग्राम को 5 साथ में किलोग्राम चल वाला रहे हैं। कैरी कर रहा है तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जितने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से 5 किलोग्राम वाली बॉडी मूव करेगी, उतनी ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से 2 किलोग्राम की बॉडी भी मूव करेगी। ये इसका मतलब है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे। ठीक है जी, कि 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम विद इट, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट है। हाँ जी, नो स्लिपिंग का नाम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार इस लाइन के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों से, क्या क्या चीजें हम लोगों से पूछी जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम एक साथ चल रहे हैं। 2 किलोग्राम इज कैरिड बाय द 5 किलोग्राम बॉडी व्हेन द 5 किलोग्राम बॉडी इज पुश्ड बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ। और अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि फ्रिक्शन कितना होगा, और सेकंड पार्ट फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या लिख सकते हो आप, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम, इज कैरीड बाय 5 किलोग्राम। इसका एक लैंग्वेज और भी होता है यार। 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम बॉडी के लिए इसकी जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और दी जाती है। इसकी जगह कभी कभी ये भी लिखा होता है कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक। इस तरीके से भी आपको कभी कभी क्वेश्चंस मिलेंगे, देयर इज नो स्लिपिंग। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देयर इज नो स्लिपिंग, इस लाइन का भी मतलब समझ लो, दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो क्या मतलब होगा इसका? इस लाइन का मतलब कि देयर इज नो स्लिपिंग, और इस लाइन का मतलब कि 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम। या फिर कभी कभी आपको ये लैंग्वेज भी मिल सकती है, कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा भी लिखा हो
कि दे आर मूविंग टुगेदर, ये सब एक ही मतलब है इनकी, दे आर मूविंग टुगेदर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो तो इसका एक ही मतलब निकलता है, दे आर मूविंग टुगेदर, 2 किलोग्राम इज कैरिड बाय द 5 किलोग्राम बॉडी, या देयर इज नो स्लिपिंग। इन तीनों का मतलब सिर्फ एक है, और तीनों का मतलब ये होता है कि जो 2 किलोग्राम बॉडी है और 5 किलोग्राम बॉडी, वो साथ साथ चल रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये साथ साथ चल रहे हैं। जी, साथ साथ मतलब सिंपल सा थ्योरी कि ये दोनों साथ साथ है, जिसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है जी। थ कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है, हाँ ठीक है। साथ साथ था सही बना है यार, एक बार देखना। यस सर। था जो यस है सर। हिंदी वाला था, बिकॉज यस इंग्लिश में हम लोग सर। भूल चुके हैं, तो क्या सही बना है? मेरे ख्याल से यस सर, सही सही है। है, सही। जी जी, हाँ जी सुबह ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्या आंसर आएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो मैंने नीचे ना की आइडिया लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करने का आइडिया क्या है, इस क्वेश्चन को करने का आइडिया क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना है। आयुष बच्चा रुको एक मिनट, बता रहे। मैंने जानबूझ करके ये की आइडिया लिखा है, देखो पढ़ो एक बार कि व्हेन वी इस क्वेश्चन का जो आइडिया है कि व्हेन वी, या तो आप बॉडी को पुश करो या पुल करो। राइट वाले डायग्राम में हम लोग पुल कर रहे हैं, तो व्हेन वी पुश और पुल वन ब्लॉक, देन द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एक्ट्स इन सच अ वे दैट द ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड। इसका क्या मतलब हुआ? ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड ब्लॉक का क्या मतलब हुआ? तो उसको मैंने समझाया है, अनडिस्टर्ब ब्लॉक का मतलब हुआ वेयर फोर्स इज नॉट अप्लाइड, यानी कि लेफ्ट वाले फिगर में, लेफ्ट साइड की फिगर में 5 किलोग्राम की बॉडी पर तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन 2 किलोग्राम की बॉडी पर हम फोर्स नहीं लगा रहे। 2 किलोग्राम की बॉडी पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई हुई है, तो वो मेरा अनडिस्टर्ब्ड ब्लॉक है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? इट इज ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। और जिस ब्लॉक को आपने डिस्टर्ब किया है, यानी जिसके ऊपर फोर्स लगाई है, द ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब्ड ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, वो अपोज हो जाएगा, उसको फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। इस लाइन को समझो आप, मतलब कि अगर मुझे यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन दिखाना हो, इस फिगर में अगर मुझे ये शो करना हो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे, उस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, अपोज किया जाएगा उसे। जिस पर फोर्स लगा रहे हैं उसको फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, और जिस पर फोर्स नहीं लगा रहे, यानी कि 2 किलोग्राम की बॉडी, उस पर फ्रिक्शन फोर्स ड्राइव करेगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से ही, तो जब वो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, तो दोनों ब्लॉक्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के हिसाब से। तो 5 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 5 किलोग्राम बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स को डायरेक्शन आप लेफ्ट साइड दिखाएंगे मोशन को अपोज करने के लिए, और 2 किलोग्राम की बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स हम राइट साइड दिखाएंगे उसको ड्राइव करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए, उसको 5 किलोग्राम के साथ साथ ले चलने के लिए। यही यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आप इसी स्टेटमेंट को हर एक न्यूमेरिकल के अंदर फॉलो करेंगे। ब्लॉक विच इज अनडिस्टर्ब्ड, दैट मीन्स वेयर फोर्स इज नॉट अप्लाइड, इज ड्रिवन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड द ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब्ड मतलब ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, on which the force is applied is opposed by the friction force। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालने के बाद अब अगला स्टेप क्या करोगे? तो अगला स्टेप इसके आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप पर हमको क्या करना है, देखो। द magnitude of friction force is calculated by considering the fact that the two blocks are moving together with the same acceleration। क्या मतलब हुआ इसका यार? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देखो कि अगर आप सिर्फ 5 किलोग्राम की बॉडी पर फोकस करिए, फोकस ऑन द 5 किलोग्राम बॉडी, तो इस 5 किलोग्राम की बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। तो इस 5 किलोग्राम की बॉडी पर एक फोर्स फॉरवर्ड साइड पर एफ है, और उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन है, उसके अपोजिट साइड फ्रिक्शन फोर्स, ये दो फोर्सेस हुई। इसके अलावा नॉर्मल और ग्रेविटी भी होंगे, बट वो वर्टिकल फोर्सेस होंगे, तो उनको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। बट अगर आप चाहते हो तो मैं नॉर्मल एंड उसको दिखा भी सकता हूँ कि 5 किलोग्राम के ऊपर एक नॉर्मल नीचे वाली फ्लोर की वजह से आएगा, और 5 किलोग्राम के ऊपर एक नॉर्मल 2 किलोग्राम वाली बॉडी से भी आएगा।
उसके अलावा इसका ग्रेविटी का फोर्स, अगर हम इन फोर्सेस को कंसीडर करना चाहते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स 5 इंटू जी यानी कि 50, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द फ्लोर और नॉर्मल रिएक्शन बाय द ब्लॉक, एन बी कर दे रहे, बी मतलब ब्लॉक की वजह से और एफ का मतलब फ्लोर की वजह से। उसके अलावा कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी अगर एक्सेलरेट करेगी तो फॉरवर्ड ही एक्सेलरेट करेगी, फ्लोर के ऊपर चलेगी। तो अगर इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। तो न्यूटन लॉ इक्वेशन के हिसाब से मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सेलरेशन। पैरेलल टू द एक्सेलरेशन में एक फोर्स कैपिटल एफ का है और एक फोर्स स्मॉल एफ का है फ्रिक्शन का। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन फॉर द 5 किलोग्राम बॉडी। अब अगर हम 2 किलोग्राम बॉडी की बात करें, जो हमारा 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो इस 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्सेस है एक बार देख लेते हैं। तो 2 किलोग्राम की बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसके अलावा इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन का वेट, ग्रेविटी की फोर्स और उसके अलावा जो ब्लॉक की वजह से नॉर्मल होगा वो एन बी, और इसका एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा। और जब ये कैरी कर रहा है, नो स्लिपिंग, कैरीड बाय, मूविंग टुगेदर, साथ साथ चल रहे हैं, इन सब का मतलब ये है कि इसके पास भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रखोगे आप, इसका भी एक्सेलरेशन ए है। तो अब इसके लिए जब इक्वेशन लगाएंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर, इसमें एक्सेलरेशन के पैरेलल कौन सा फोर्स है, तो एक्सेलरेशन के पैरेलल में सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि स्मॉल एफ। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। यस अब सर। आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू आएगी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक बार ट्राई करो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा और एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर यहाँ से ऐड कर दिया जाए तो सर ऐड करके 2f आपको बाय 7। एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी f डिवाइडेड बाय 7। और सॉल्व करने के बाद जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय 7। ये इसके आंसर्स हैं, ये इसकी एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज हैं। यस सर। विनायक वही बताया भाई, 2 kg पर फ्रिक्शन विल बी इन विच डायरेक्शन, अभी इतनी देर से ये तो समझा रहे हैं कि 2 किलोग्राम पर किधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और यही मैंने यहाँ लिखा भी है कि जिस ब्लॉक को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अनडिस्टर्ब्ड मतलब वेयर फोर्स इज नॉट अप्लाइड, तो 2 किलोग्राम पर हमने बाहर से फोर्स नहीं लगाई है, तो वो ड्रिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स है। और ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब यानी जिसके ऊपर फोर्स लगाया है उसको अपोज करना है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ऊपर इसी चीज को तो समझा रहे हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू f/7 आएगी और फ्रिक्शन की वैल्यू 2f/7। एक्सेलरेशन बराबर f/7, फ्रिक्शन की वैल्यू 2f/7। ये दो फोर्सेस आ रहे हैं हमारे। नाउ तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम एफ कितना होगा फॉर विच द 2 किलोग्राम इज कैरीड बाय द 5 किलोग्राम। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का लॉ यूज करेंगे। फ्रिक्शन का लॉ जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो हमने फ्रिक्शन का लॉ पढ़ा था, एक बार फिर उस पन्ने को बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है, बट ठीक है, इनिशियल लेवल पर है इसलिए बार बार उसको हम चेंज करके दिखा रहे हैं आपको। फ्रिक्शन के बारे में कि जो आपने ये फ्रिक्शन निकाला है, इट कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड बिटवीन 0 टू सम टाइप ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल। तो ये कंसेप्ट यूज करोगे आप, इस कंसेप्ट को यूज करो कि जो ये फ्रिक्शन निकाला गया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये तो निकाल दिया हमने। अब रही बात मैक्सिमम की, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए आप कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगाओ, लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, ये it can vary between the zero value and up to a maximum value mu into normal reaction force। तो ये जो 2f/7 फ्रिक्शन की वैल्यू है, 2f/7 वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 0 और म्यू इंटू एन के बीच में होनी चाहिए, ये इसका लॉ है।
लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहता है कि जो कुछ भी वैल्यू आपने फ्रिक्शन की कैलकुलेट की है, इट मस्ट बी बिटवीन जीरो वैल्यू एंड अ हाईएस्ट वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल। बट कौन सा नॉर्मल, यहां पर कौन सा नॉर्मल, कौन से नॉर्मल की बात करेंगे? जो फ्लोर अप्लाई कर रहा है वो वाला नॉर्मल, फ्लोर वाला नॉर्मल, नहीं या सर, जो ब्लॉक्स लगा रहे हैं वो वाला दो नॉर्मल? कौन से ब्लॉक्स नॉर्मल के की बात बीच की में, जाएगी यहाँ पर? नीचे तो वाला ब्लॉक उसका ऊपर आंसर अप्लाई ये कर है रहा है। कि फ्रिक्शन किन के बीच में प्रेजेंट है? फ्रिक्शन किन के बीच में प्रेजेंट है? फ्रिक्शन फ्लोर पे है या ब्लॉक पे है? ब्लॉक पे, फ्रिक्शन ब्लॉक पे फ्लोर पे सर। काम कर रहा है या ब्लॉक पे, दोनों ब्लॉक के बीच में काम कर रहा है? तो फिर क्वेश्चन देख करके बीच हमको ये में। मालूम चल जाएगा कि फ्रिक्शन तो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, तो फिर हम ब्लॉक के बीच वाला नॉर्मल देखेंगे। कौन सा नॉर्मल देखना है, ये कंफ्यूजन आता है। तो इस कंफ्यूजन का तरीका है कि क्योंकि ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो आप नॉर्मल जो है वो ब्लॉक के बीच वाला चेक करो कि ब्लॉक्स के बीच में कितना नॉर्मल है। और ब्लॉक्स के बीच वाला नॉर्मल निकालने के लिए आप 2 किलोग्राम की बॉडी को चेक करो कि 2 किलोग्राम की बॉडी को देखा जाए तो नॉर्मल जो ब्लॉक्स के बीच में है, ये इस 20 वाले को बैलेंस कर रहा होगा, यानी नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई है आपको 0.6, म्यू की वैल्यू 0.6 है, और नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स इसकी वैल्यू 20 है, 20। अब आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है। यहाँ से कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू इसको कैलकुलेट करके हमारे लिए क्या बनती है? 42। मैक्सिमम 42, 42 सर, 42। शिवांश पांडे जी, सरफेस रफ होगा तो मैं कराऊंगा ना अभी। 42। तुम लोग का यही एक प्रॉब्लम आता है। 42। अभी इसका आंसर देखिए क्या आएगा। कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू इसके हिसाब से क्या बन रही है कि मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है जहां तक जिस पर कि 5 किलोग्राम बॉडी अपने साथ 2 किलोग्राम की बॉडी को कैरी करके ले जाएगी, मतलब उसके साथ साथ चलेंगे ये लोग। तो कैपिटल एफ सर मैक्सिमम कितना 42 हो सकता है? न्यूटन। यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो आप 42 न्यूटन। इसे इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लीजिए, और इससे आपको मालूम चल जाएगा कैपिटल एफ की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। और अगर कैलकुलेशन सही है आप लोग की, तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है कि कैपिटल एफ 0 से तो बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 42 न्यूटन, यानी कि 42 न्यूटन तक का फोर्स, 42 न्यूटन तक का कोई भी फोर्स अगर आप 5 किलोग्राम की बॉडी पर लगाओगे तो 5 किलोग्राम तो एक्सेलरेट होगा ही, साथ साथ 2 किलोग्राम को भी लेके चलेगा ये। 42 न्यूटन तक का कोई भी फोर्स अगर हम 5 किलोग्राम की बॉडी पर लगाएंगे तो 5 किलोग्राम की तो एक्सेलरेशन होगी ही, साथ ही साथ वो 2 किलोग्राम को भी उतनी ही एक्सेलरेशन पर अपने साथ कैरी करके ले जाएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स विच इज बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट हुआ। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है इसी आइडिया को समझाने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, तो मैं अभी एक एग्जांपल यहां पर मैंने और लिया हुआ है। देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूं आपको, इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट पेज पे कैरी करेंगे। तो ये जो एग्जांपल हमारा, देखो इसको एक सेकंड बस, इसको ना हम जल्दी से पेस्ट कर ले यहाँ पर और उसके बाद देखते हैं जी। तो अब इसके ऊपर आते हैं, इस क्वेश्चन पे आऊं। इसके अंदर अगर आपको दिखाना हो फोर्सेस वगैरह तो कैसे दिखाओगे? प्रभव जी फ्लोर स्मूथ था, फ्लोर को हम फ्रिक्शन वाला मान ही नहीं रहे हैं अभी, अभी हम नहीं मान रहे हैं उसको, वो मानेंगे, बट मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। तो ये स्मूथ है मान के चलिए, और यहाँ पर रफ है, ये दोनों रफ हैं। ब्लॉक्स के बीच में रफ सरफेस है, जो ब्लॉक्स हैं वहां पर रफनेस है, फ्लोर पे रफनेस नहीं है, और इसके लिए म्यू की वैल्यू 0.6 दी हुई है। अब इसमें भी ये गिवन है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है दैट द टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ये दे रखा है आपको, द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड देन फाइंड, इसके बाद है फाइंड पार्ट 1 फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, और सेकंड मैक्सिमम वैल्यू एफ की कितनी होगी, मैक्सिमम एफ कितना हो सकता है। ये दो क्वेश्चंस हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी लोगों को जो डाउट है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखा जाएगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखना है वो बता रहा हूं, एक बार फिर से समझो। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे देखना है वो समझिएगा, किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स को देखा जाएगा। तो उसी प्रीवियस आइडिया पे जाओ। देखिए जिस ब्लॉक को आपने डिस्टर्ब किया है, द ब्लॉक विच इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बेंस का मतलब जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जिस भी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन वहां पर उसको अपोज करेगा, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। तो उस आइडिया को यहां इंप्लीमेंट करो।
हम लोग इसमें फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की 4 किलोग्राम की बॉडी पर। 4 kg तो जब ब्लॉक पे। ऊपर के 4 किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन वहां पर अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन उस 4 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन 4 किलोग्राम के बॉडी के ऊपर जब दिखाना होगा मुझे, तो वो डायरेक्शन हम दिखाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 4 किलोग्राम की बॉडी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट। और क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ होता है, तो अगर 4 किलोग्राम की बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट होगा तो 3 किलोग्राम की बॉडी पर वो राइट साइड होगा। यही मेरा कंसेप्ट पीछे भी था और यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखना है तुम्हें। तो इस 4 किलोग्राम की बॉडी के लिए तो आप कह देना कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड साइड है, दिस इज ऑन 4 किलोग्राम, एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 3 किलोग्राम इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। और ये भी कह रहे हैं कि दे आर मूविंग टुगेदर, ये साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन 4 किलोग्राम का है, अगर इसकी एक्सेलरेशन को हम ए कहते हैं तो फिर 3 किलोग्राम की भी उतनी ही एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है जी। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है तो न्यूटन लॉ इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूटन लॉ इक्वेशन, अगर आप 4 किलोग्राम की बॉडी की इक्वेशन बनाओ तो 4 किलोग्राम की बॉडी के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन, और 3 किलोग्राम की बॉडी की जब बात करेंगे तो 3 किलोग्राम की बॉडी के लिए फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3 इंटू ए, और ये इसका फोर्स हो जाएगा सिंपली एफ। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो जब इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना करके सॉल्व करोगे थ्रू द साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो इनको सॉल्व करके कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा आपके पास। एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी कैपिटल एफ बाई 7 और फ्रिक्शन की वैल्यू बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ बाय 7। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट Yes, हो गया, sir. फ्रिक्शन की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। अब मैक्सिमम एफ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप फिर से कि जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू μ1 होना चाहिए। ये चीज को आप हमेशा बार बार फॉलो करते रहिए। और फ्रिक्शन यहाँ पर कितना है? तो फ्रिक्शन की वैल्यू 3f/7 है। फ्रिक्शन की वैल्यू 3f/7, तो हम लोग कहेंगे कि 3f/7 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन म्यू 0.6 था। अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल कौन सा लेंगे? कौन से नॉर्मल की बात की जाएगी? तो नॉर्मल जो यहाँ पर लेंगे वो जो ब्लॉक्स के बीच में है, बिटवीन द ब्लॉक्स वाला, ग्राउंड वाला नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ब्लॉक्स के बीच में है, ग्राउंड के बीच में नहीं है। तो ब्लॉक्स के बीच में कितना नॉर्मल होगा ये कैलकुलेट कर लो, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो अगर वो हम कैलकुलेट करना देखें तो नॉर्मल रिएक्शन जो इन दो ब्लॉक्स के बीच में यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इस नॉर्मल की वैल्यू 4 किलोग्राम के मास के बराबर, वेट के बराबर, यानी कि 40 होगी। तो इंटू 40। अब यहाँ से चेक कर लेंगे तो एफ की वैल्यू 0 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू, इसके आगे जो भी 56. मेरा आंसर बन जाए, 56. आई थिंक 56 आ रहा है मेरे ख्याल से, 56 न्यूटन कि Yes, मैक्सिमम sir. फोर्स जो हो सकता है वो 56 न्यूटन का हो सकता है। Yes, sir. 56 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है, यानी कि 56 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाने पर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, स्लिपिंग हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में अलग आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग हैं, डेटा अलग है। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग हैं तो डेटा अलग है, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आइडिया सॉल्व करने का एक ही है। तो ये जो की आइडिया आपके सामने लिखा हुआ है, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो। की आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें कि दोनों में से जिस बॉडी पर आपने फोर्स लगाई होगी उसके लिए फ्रिक्शन अपोज करेगा और दूसरे वाले के लिए फ्रिक्शन उसको ड्राइव करेगा। दोनों बॉडी की न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखनी है, दोनों का सेम एक्सेलरेशन मानना है, दोनों का सेम एक्सेलरेशन मानना है। दिव्या, इसमें रोप कहाँ है भाई? इसमें रोप कहाँ है? मतलब वो रोप की जो रोप की टेंशन कैपिटल एफ ही तो है। यस सर, यस इस सर, तरीके ओके से सर। क्वेश्चन करेंगे। और ये 2 ब्लॉक्स के लिए नहीं है, मतलब आप चाहो तो इसमें 3 ब्लॉक सिस्टम, 4 ब्लॉक सिस्टम कुछ भी ले सकते हो। 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम, 4 ब्लॉक सिस्टम। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक और एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। एक और सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर देखो कंसिडर करने जा रहे हैं, वो देखिएगा। मान ले ऐसे करके एक ब्लॉक है, देन उसके बाद एक और ब्लॉक उसके नीचे रखा है, सपोज करें दूसरा ब्लॉक है ऐसे करके, ऐसे करके, और एक और ब्लॉक हम इसके नीचे मान लेते हैं। 3 ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं, 3 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर।
नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ाते जाओ। भाई आप लोग मैसेज ना करें, आपको जो बात करनी है मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वॉइस में बात कर लें, मैसेज रीड करने में ना डिस्टर्बेंस होती है। आप लोग ओपन हैं, आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, इसमें किस तरीके से फोर्सेस दिखाएंगे वो चेक कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 ब्लॉक सिस्टम है, और मान लेते हैं इसमें हमने किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाई, सपोज करो लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाई है, तो जो लोअर ब्लॉक है उसको हम लोग पुल कर रहे हैं और बाकी किसी को भी पुल नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका आंसर सुनना, लॉजिक सुनना क्या होगा। मान लो यहाँ पर हम कैपिटल एफ लगा रहे हैं, मासेस हम लोग कुछ रैंडमली मान लेते हैं, है ना, कुछ रैंडम मासेस मान लेते हैं। सपोज 6 किलोग्राम लोअर वाली बॉडी है, 4 किलोग्राम बीच वाली बॉडी है, और 2 किलोग्राम ये वाली बॉडी है। ग्राउंड को फिलहाल मैं स्मूथ मानता हूँ, आगे चल करके इसको रफ कंसिडर करेंगे, बट अभी स्मूथ है। जो 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम की बॉडी है, यहाँ पर फ्रिक्शन का कोफिशियंट 0.5 है, और 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशियंट कुछ अलग है, वो मान लेते हैं 0.4 है। इस तरीके से फ्रिक्शन कोफिशियंट है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन में ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ऑल 3 आर मूविंग टुगेदर। ये आपको दिया गया, ऑल 3 आर मूविंग टुगेदर। फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड पार्ट 1 वैल्यूज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस। क्या क्या फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस क्या क्या होंगी। एंड देन सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन है आपके, कि फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या होंगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉक चाहे जितना मर्जी इंक्रीज कर लो यार, अगर आइडिया आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये देखो कि इन तीनों में से सबसे पहले किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तीनों ब्लॉक्स में से सबसे पहले मैंने किसको डिस्टर्ब किया है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। यस सर। एआईटीएस कौन बना रहा है, कोचिंग वाले। तो कोचिंग वाले तो कुछ भी बनाएंगे। आपको Yes, sir. देखो, आपको फाइनली एआईटीएस नहीं देना, आपको फाइनली जेई देना है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आप जेई के पास्ट 45 ईयर के क्वेश्चन चेक कर लो, मार्केट में बुक्स आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप में से कुछ लोग के पास पढ़ा भी होगा पास्ट ईयर पेपर। Yes, sir. कभी नहीं है। आता बच्चा, कभी नहीं आता। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट क्योंकि ये ना दुनिया भर की जो किताबें हैं ना, अरिहंत और ये एआईटीएस, ये साले कहना नहीं चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये खाली अपने आप को बेचते हैं, ये अपने आप को बेचते हैं स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए। अभी आपने सर जी 2 kg एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ ना भाई, आप यहाँ से स्टार्ट करो 6 वाले से। 6 वाले पर लेफ्ट है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes, sir. तो उसका रिएक्शन 4 वाले पर फॉरवर्ड आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। यस। अच्छा, तो अब आप 2 और 4 वाले को देखिए। पहले आपने तीनों को देखा था, अब आप 2 एंड 4 वाले को देखो। 2 एंड 4 वाले में 4 किलोग्राम बॉडी डिस्टर्ब हो गई फ्रिक्शन F1 की वजह से। यस सर। तो जो डिस्टर्ब हुई है उसको अपोज कर देते हैं, उसके अपोज में F2 लगा दिया, यस सर। और उसका रिएक्शन ऊपर के 2 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड दिखा दिया। एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट साइड पे होंगे, Chain है। चेन है। अब इसके बाद तीनों की इक्वेशन लिखो। ऊपर के 2 किलोग्राम, नीचे 6 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन, कैपिटल F माइनस F1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 4 किलोग्राम बॉडी के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में F1, बैकवर्ड डायरेक्शन में F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 किलोग्राम बॉडी जो ऊपर है उसके लिए F2 बराबर उसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि तीनों साथ साथ चल रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, तो एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं हो सकते इनके। अब आप इनको सॉल्व करें, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू बनेगी, और सबसे आसान तरीका होता है तीनों को ऐड कर दूं। सबसे आसान तरीका है एक्सेलरेशन F डिवाइडेड बाय 12, और उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू थर्ड वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो फ्रिक्शन F2 की वैल्यू बन जाएगी F बाय 6, और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं पर भी पुट करके F1 भी निकाल लेते हैं, कितना होगा वो वैल्यू ऑफ F1 कितनी होगी। चाहे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में रख दो, कहीं भी रख दो आप। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वहां पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को F/12 कर देंगे। यहाँ पर ये जो A है उस A को आप F/12 कर दे, तो यहाँ से F1 मिल जाएगा आपको F/2।
F/2 आएगा, चेक करो इसको, वैल्यूज Yes, चेक sir. करो। Yes, sir. यस सर F/2 ही आएगा। F/2 होगा। तो ये आंसर आ गया आपका, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के लॉ को जाना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से यार, कि जो ये F1 वाला फ्रिक्शन है, F1 वाला फ्रिक्शन लॉ तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू जितनी भी आपने कैलकुलेट की है, जो कुछ भी इसकी वैल्यू आ रही है, वो 0 से मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए। तो इट शुड बी मोर देन 0 बट लेस देन, ठीक है ना, लेस देन म्यू इनटू नॉर्मल। अब कौन सा म्यू और कौन सा नॉर्मल, कौन सा म्यू कौन सा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ दो म्यू है। 6 kg और 4 kg वाला 0.5 होगा। सर 0.5 वाला म्यू और 6 kg वाला। कौन सा? यस सर, 0.5 का म्यू। जी, तो F1 फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? F1 फ्रिक्शन 4 किलोग्राम और 4 kg 4 और 6 के बीच में है। 40 न्यूटन होगा वो नॉर्मल। जी नॉर्मल 40 नहीं नहीं, एक में बच्चा ध्यान सुनो। न्यूटन होगा। अरे आप लोग नॉर्मल 60 न्यूटन होगा। हाँ हाँ, आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो। सर 2 kg भी ऐड होगा, हाँ 60 न्यूटन होगा। जी, म्यू पहले आप म्यू बताएं, म्यू कौन सा लेंगे यहाँ पर? 0.5 हाँ, और नॉर्मल यहाँ पर कौन सा लेना है? जो 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के बीच में है। तो 4 और 6 के बीच का जब नॉर्मल देखने की बात आएगी तो नॉर्मल के बराबर होगा। हाँ, ये उसके ऊपर का टोटल वेट देखो, ये नॉर्मल 40 नहीं होगा, ये नॉर्मल 40 नहीं होगा बच्चा, ये 60 होगा। क्यों 60 होगा? क्यों 60 होगा ये? क्योंकि F1 फ्रिक्शन 4 पे लग रही है। नहीं, ये नॉर्मल 60 क्यों होगा? मेरा क्वेश्चन है कि ये n की वैल्यू 60 क्यों होगी? क्योंकि उसके ऊपर 6 kg का मास है टोटल। बिल्कुल टोटल 6 किलोग्राम का मास ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको 60 पुट करेंगे। ठीक, क्या बन जाएगा? 0 लेस देन F1 की वैल्यू रखी हमने कैपिटल F/2 और लेस देन इक्वल टू 30। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 0 से ज्यादा है और लेस देन, ये आंसर नहीं है अभी, आंसर नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपको F2 निकालना है। अभी आपको F2 के बारे में भी करना है। तो ये तो पहले भी आपने F1 किया, अब F2 पर आओ। तो जो F2 की वैल्यू है यानी कि F/6 10 उसको भी तो आप लगाओ, वो भी तो अपना लॉ फॉलो करेगा। बट यहाँ पर म्यू कौन सा? F2 के केस में कौन सा म्यू? 0.4 यहाँ कौन सा नॉर्मल? ऊपर वाला है 20 20 और F2 की वैल्यू F/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके F आपका आएगा 0 से ज्यादा और 48। तो अब आपको दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मैथ में पढ़ते हो जैसे दो इनइक्वालिटी, 48 है। हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, 60 और 48 का इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा? क्या बोलेंगे अब? F की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे? 60 बोलोगे कि 48? जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू इनइक्वालिटीज ये देखना है। तो इसका आंसर हो गया 48 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स 48 न्यूटन होगा जब ये तीनों ब्लॉक साथ साथ चल सकते हैं। 48 एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो नॉर्मल हमने 60 वाला क्यों लिया वो नहीं समझ में आया, पर बता दीजिए। नॉर्मल 60 इसलिए ले रहे हैं कि उस जहां उस सरफेस के ऊपर जिस नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, इस ये नॉर्मल जो 6 ये वाला सरफेस है, ये सरफेस कितना लोड कैरी कर रहा है, कितना मास यहाँ पर कैरी किया जा रहा है, मतलब तो सर हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी 50 क्यों नहीं लिया था फिर? फर्स्ट एग्जांपल में उसके ऊपर एक ही ब्लॉक था ना, यहाँ पे अरे भाई 4 4 + 2 6 × 10 यहाँ पर यस जिस सरफेस पे आप नॉर्मल देख रहे हो उस सरफेस के ऊपर तो 4 किलोग्राम ही तो है। नहीं सर, इसके पहले एक और एग्जांपल था जिसमें 2 kg और 5 kg ये। तो नॉर्मल तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस सरफेस पे जहाँ हाइलाइटर चल रहा है, इसके ऊपर का मास देखो, इसके ऊपर कितना मास है? 2 किलोग्राम का। अच्छा वो अपने 4 + 2 समझ गया सर। हाँ ठीक है, ओके सर, समझ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको आंसर 48 न्यूटन कैसे बन रहा है इसका? यस सर जी, तो ये आप 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक जितना करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हम अननेसेसरली टाइम नहीं खराब करेंगे कि आपको मजा तो बहुत आएगी 5-5 ब्लॉक पढ़ने में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ सर, अगर फोर्स की वैल्यू 48 न्यूटन से ज्यादा हो जाती है तब तीनों मतलब अलग अलग। हाँ, तब वो अलग है। नहीं सर, सर 2 kg वाला ब्लॉक अलग हो जाएगा। 2 kg वाला वही रह जाएगा, 6 और 4 kg आगे निकल जाएंगे। नहीं, वो भी डिस्कस होगा बच्चा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के पार्ट में डिस्कस करूंगा मैं।
मैं ये डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये तीनों साथ चल सकते हैं, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हैं कि ये साथ साथ नहीं चलेंगे, बट वो पोर्शन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जाता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अभी मैं जितना भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन तक ही होंगे, उसके बियॉन्ड का डिस्कशन नहीं होगा, और आज ही आपको वो सब करना है, परेशान ना होइए। एक और एग्जांपल देखो, ये एक और एग्जांपल है, ये 2 ब्लॉक्स, ये भी है पुशिंग 2 ब्लॉक्स टुगेदर। एग्जांपल को देखना, कैपिटल एम को पुश कर रहे हैं और वो छोटे वाले एम को साथ साथ कैरी कर रहा है, छोटे वाले एम को, टुगेदर है, ऊपर की हेडलाइन पढ़ो आप, इसकी हेडलाइन पुशिंग 2 ब्लॉक्स टुगेदर, मतलब ये जो स्मॉल एम है ये फॉल नहीं करेगा नीचे, ठीक है, ये साथ साथ चल रहा है, डज नॉट फॉल, जबकि उसके डजंट फॉल, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। मतलब ये कैपिटल एम और ये छोटा वाला मास साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ पर फ्रिक्शन है, मतलब ये सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू दिया हुआ है तुम्हें, वो सरफेस, ग्राउंड को हम लोग अभी भी स्मूथ मानेंगे, अभी हम ग्राउंड पर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब इसमें किस तरीके से डील करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, इस क्वेश्चन को कि ये छोटा वाला मास बड़े वाले मास के साथ साथ कैसे चलेगा, ऐसा क्यों नहीं कि वो गिर जाए नीचे, नीचे क्यों नहीं गिर रहा वो, ये सब मन में क्वेरी आती है। तो देखिए, इसका भी मैंने की आइडिया तो लिखा है, बट आप देखो मैं समझाता हूँ इसमें कि अगर ये छोटा वाला मास, सुनना, अगर ये छोटा वाला मास बड़े वाले मास के साथ चिपक करके आगे चल रहा है, ऐसे मान लीजिए कि छोटा वाला मास बड़े वाले मास में चिपका हुआ है और चिपक करके आगे चल रहा वो, तो टोटल कितना मास हम लोग मूव करा रहे हैं इस टाइम पर, मतलब टोटल कितने मास को पुश कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल एम। जी। तो यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन बाय कंसीडरिंग होल सिस्टम एज वन यूनिट। भाई आप ये मान लो कि छोटा वाला मास बड़े वाले मास के साथ चिपक गया, तो टोटल मास हम m प्लस स्मॉल एम होगा ना, टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल एम है और उसको आप पुश कर रहे हो बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल F, तो कितनी एक्सेलरेशन आएगी इसमें, कितनी एक्सेलरेशन आएगी? जी, ये बात समझो, पहले ये पॉइंट समझना कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन कैपिटल F डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये बात समझ लो क्यों होगा ये, आप क्लियरली इस बात को समझ लीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन कैपिटल F अपॉन दोनों का मास ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हम दोनों मास एक साथ एक यूनिट की तरीके से लेके चल रहे हैं, उनको एक साथ पुश कर रहे हो आप। डन, एक्सेलरेशन वाला पार्ट डन हुआ? यस सर। यस सर। अब आते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेरा सेकंड वाला पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है कि चलो हम अपना ऑब्जर्वर कैपिटल M के ऊपर लगते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो हम रखते हैं कैपिटल M के ऊपर, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कह सकते हो, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या चूज करने जा रहे हैं, इस बड़े वाले मास को। तो अगर हम बड़े वाले मास पर अपना ऑब्जर्वर रख दें, कोई पर्सन, और इससे हम कहें कि तुम छोटे वाले मास को ऑब्जर्व करो, तो उसको छोटे वाले मास पर क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे ये बताइए, छोटे वाले मास पर उसको कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे? ध्यान से सुनना। अब पहले मैंने क्या किया, दोनों को मिला करके एक्सेलरेशन निकाल दी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ऑब्जर्वर को बड़े वाले मास पे रखो और उससे हम छोटे वाले मास को देखते हैं। तो छोटे वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बनाए, इस पे क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे हम? तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, फिर ऊपर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और नॉर्मल किधर दिखाएंगे, पहले नॉर्मल बताओ। छोटे वाले राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। अब फ्रिक्शन किधर होगा, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल के अलोंग द सरफेस होता है जी। तो किधर, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड जी। तो ये अगर ये मास स्लिप करता तो कहाँ स्लिप करता, नीचे फिसलेगा कि ऊपर नीचे फिसलेगा? नीचे तरफ। तो अगर इसको नीचे फिसलने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किधर हुआ फिर? हाँ, फ्रिक्शन को नॉर्मल के 90 डिग्री पे होना कंपलसरी है। 90 और मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच हर समय 90 का एंगल दिखना चाहिए आपको। आंसर सूडो, ये तो है, हाँ ये तो है रियल फोर्सेस, ये सब रियल फोर्सेस है। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल है, वो क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में ma। तो पीछे हमारी थ्योरी क्या थी कि न्यूटन लॉ आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि आप स्यूडो फोर्स में लगा दें इसमें। यस।
तो किधर लगाएं स्यूडो फोर्स? लेफ्ट साइड में लेफ्ट side. साइड पे में लेफ्ट साइड पे M कैपिटल एम है। अब इसमें कई सारे लोग अभी पीछे डाउट स्मॉल है में देखिए, स्यूडो फोर्स निकालने के लिए, सुनो, स्यूडो फोर्स निकालने के लिए मास आप उसका लेते हो जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी छोटे वाले एम को, जिसको ऑब्जर्व करते हैं उसका मास। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं? जो ऑब्जर्वर का जिससे जो हाँ, वही ऑब्जर्वर बात है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करो, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है? ए ए एफ एम बाई एम प्लस हाँ, मतलब ये ए तो यही वाला ए है ना, अलग से थोड़ी कोई है, मतलब उसी ए को तो यहाँ लिख रहे हैं। यस सर। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि जब आप स्यूडो फोर्स लगा दे तो उस ऑब्जर्वर की नजर से देखिएगा, मतलब अब आप न्यूटन लॉ तो लगाओ, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन उसी पर्सन के हिसाब से, और उस पर्सन के हिसाब से छोटा वाला मास मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है? रेस्ट पे रेस्ट पे है। बैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस। तो अब आप रेस्ट वाला लॉ लगाओ, रेस्ट वाला लॉ लगाओ, यानी N is equals to M फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन n बराबर ma, और फ्रिक्शन की वैल्यू mg। mg। अब हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहा कि जो कुछ भी फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर जो कुछ भी फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, वो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने कितना, हम लोगों ने फ्रिक्शन को कितना कैलकुलेट किया है? mg की तरह। mg। तो इसका मतलब वो वैल्यू म्यू इनटू ma नॉर्मल। अब नॉर्मल किसके बराबर है यहाँ पर? इस क्वेश्चन में नॉर्मल कितना है? m into MA। mf upon m plus m। अब आप समझ गए कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता। यस सर। एग्जांपल्स हैं। अब वहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे, वहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे, कि कौन सी वैल्यू? f अपॉन m प्लस m, ये वैल्यू पुट करो। और जब आप ये सब कुछ पुट करोगे ना, तो आपको फाइनली एक आंसर मिलेगा। आपको एक आंसर ये मिलेगा कि कैपिटल F शुड बी मोर देन और इक्वल टू, आपकी लेस देन इक्वल टू नहीं मिलेगा। मोर देन इक्वल टू M More प्लस than equals क्या मिल रहा है? plus m into mg upon m। Capital M plus M into G upon mu. अपॉन म्यू कैपिटल M प्लस म्यू। स्मॉल m इंटू G अपॉन म्यू। यस सर। नहीं, ये कुछ, हाँ ठीक, ये यार आंसर। सही है ये। यही सर। इसका क्या मतलब है कि अगर कैपिटल F इस वैल्यू से छोटा हुआ तो क्या होगा? गिर जाएगा उनसे। हाँ, ये एक तरीके से ये साथ चलने की कंडीशन भी हो गई, कि दोनों को साथ साथ पुश करने के लिए कैपिटल F की वैल्यू, इस वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m G बाई म्यू से ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको, कम नहीं रखनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे। अब आप कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो? मिनिमम। जी मिनिमम। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, वैल्यू इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन को अगर आप याद करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम आता है, किसी में मिनिमम आता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये बदलता रहेगा, पूरी कहानी बार बार बदलती रहेगी। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो क्या नहीं बदल रहा? आप देखो सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ। तो मैं पिछली क्लास में भी बोला है, इस क्लास में भी बार बार तुमको एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई एक न्यूमेरिकल करो और उसको भूल जाओ। आप गलती से भी उस न्यूमेरिकल के रिजल्ट को किसी और न्यूमेरिकल में अगर अप्लाई करोगे तो ब्लंडर है, वो ब्लंडर है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि जेई की प्रिपरेशन करने के लिए जितने लोगों से पूछोगे, चाहे वो टॉपर्स हो चाहे जो भी है, वो बार बार ये कहते हैं कि भैया स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक पे रहो आप। तो बेसिक किस चीज को कहा जाता है? कि एक फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, फंडामेंटल स्टेप्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कभी नहीं गलत होगा। मिनिमम तरीका एक रखे, मेथड एक ही है बच्चा, ये दो। अभी देखो ना, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। सर मिनिमम क्यों लेने पर फिर से बता दीजिए। वो हम नहीं कर रहे हैं, वो इनइक्वालिटी से आ रहा है यार, मोर देन इक्वल टू का केस आ रहा है ना, एफ मोर देन इक्वल टू। अच्छा जी। इनइक्वालिटी के साइन से देखो ना आपकी। जी सर आपने जो इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन लिया एक सिस्टम मान के, तो बाकी क्वेश्चंस में नहीं हुआ था ऐसा कुछ, तो सर मतलब कब ऐसा करना कर सकते हैं, बाकी में भी कर सकते हो। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इस क्वेश्चन में शायद ध्यान दिया नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो जना कितनी आ रही है, एफ अपॉन F/7। तो टोटल कितना मास आप कैरी कर रहे हो? 7 kg। इसके पिछले वाले में देखो, इसके पिछले वाले में देखो एक्सेलरेशन F/7 आया था यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि 5 + 2 7 किलोग्राम टोटल मास। और दिखा देते हैं ना आपको,
आप ऑब्जर्वेशन करो यहाँ Yes, टोटल sir. टोटल कितना मास कैरी कर रहे हैं 2 किलोग्राम प्लस 6 F by 12. total तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 12 यही तो हाँ तो वो हमेशा आ रहा है भाई ऐसा नहीं है वो आपके ये प्रैक्टिस में होता है कि आप न्यूमेरिकल करके ये कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ यार ये बार बार एक कॉमन चीज आ रही है कि एक्सेलरेशन तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे टोटल फोर्स बाय टोटल मास जब बॉडीज साथ चल रही हैं तो आप उनका मास कंबाइंड क्यों नहीं कर लेते सर मतलब हम लोग जब एक सिस्टम लेंगे तो ये F2 और ये सब इंटरनल फोर्सेस मान ली जाएंगे परफेक्ट सिस्टम मानने से इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाते हैं और उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनसे कोई मतलब ही नहीं बनता नहीं बनता चलो एक और एग्जांपल दिखाएंगे अब आप ये फिर से वेज के थ्रू कैरी कर रहे हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है जानबूझ करके आप इस लैंग्वेज को पढ़ के क्या लग रहा है आपको फाइंड द फोर्स F सो दैट स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द वेज क्या मतलब हुआ इसका साथ साथ चलने बाकी लोग देखो क्योंकि आप लोग की एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती क्वेश्चन की तो क्वेश्चन करेंगे कहाँ से हम डज नॉट ब्लॉक उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहे हैं तो क्या इसको ये नहीं कह सकते कि ये साथ साथ चल रहे हैं क्या ये कह सकते हैं यस सर यस साथ साथ ही तो चल रहे हैं ना इसका मतलब कि जो वेज है वो छोटे वाले ब्लॉक का कैरियर है यस सर जी सर वेज छोटे वाले को अपने ऊपर बोझ बना करके लेके चल रहा है कि चलो तुम भी मेरे साथ साथ चलो यस सर जी जी तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे तो फंडामेंटल स्टेप्स बनाना पड़ेगा फंडामेंटल स्टेप्स क्या कहते हैं आपके की आइडिया फिर से ऐसे ही है कि पहले आप एक्सेलरेशन इनको यूनिट मान के निकाल लो तो हम मान लेते हैं कि वेज का मास कैपिटल M है सपोज दैट और ये छोटे वाले ब्लॉक का मास स्मॉल m है ये मानते हैं तो पहले और ये ग्राउंड स्मूथ है मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जितने भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हो वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर कर रहे हो तो ये बताओ पहला पार्ट की एक्सेलरेशन कितना हुआ यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की निकाल लेंगे चलिए पहला पार्ट हो गया एक्सेलरेशन आ गया इसके बाद दूसरा पॉइंट वही है कि अब आप अपना ऑब्जर्वर जो है ना वो वेज के ऊपर बिठा दो आप एक आदमी को वेज के ऊपर बिठाओ और उससे कहो कि तुम छोटे वाले ब्लॉक को देखो क्या क्या हो रहा है तो इसकी नजर में छोटे वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स होंगी इस ऑब्जर्वर की नजर में नॉर्मल रिएक्शन एक एक करके दिखाते हैं पहले mg उसके बाद नॉर्मल और सूडो किधर होगा सर लेफ्ट साइड एकदम सरफेस के पैरेलल भैया स्यूडो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है यस सर तो जो ऑब्जर्वर वेज के ऊपर है और वेज राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा हाँ थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखो भाई तो स्यूडो फोर्स हो गया स्मॉल m इंटू a ये तो हो गया स्यूडो उसके अलावा बाकी सब रियल फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चा एक mg sin थीटा अभी नहीं वो रिजॉल्व बाद में नहीं करेंगे वो mg Okay, ये sir. n है केवल तो mg n अभी सिर्फ फोर्स दिखाएंगे रिजॉल्व किसको करना है हम बाद देखेंगे ये फोर्सेस कंप्लीट हुए कि नहीं आप ये देखो क्या अभी फ्रिक्शन बाकी अभी फ्रिक्शन तो बचा ही है हाँ फ्रिक्शन बचा हुआ है ये क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन तो रह ही गया यार फ्रिक्शन भी तो बचा है अभी यस सर हाँ तो फ्रिक्शन किधर दिखा दें भाई सर ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन डिपेंड करेगा तो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा राइट फ्रिक्शन डिपेंड करेगा क्योंकि मुझे एक बात पता है कि फ्रिक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर आता है यस सर एक सिंपल और सरफेस के पैरेलल आता है वो तो कहीं पे फ्रिक्शन जी फ्रिक्शन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर और वेज की सरफेस के पैरेलल या तो नीचे हो सकता है या ऊपर भी हो ऊपर सकता है तो इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन फ्रिक्शन की हो सकती है यस सर ये थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर तो हमने क्या किया हम कोई एक केस मानते हैं एक्चुअली होगा कैसे मैं बता रहा हूँ आपको देखो एक्चुअली फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे मैं एक बार बता रहा हूँ हम ना mg को रिजॉल्व करते हैं अभी तो mg के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे देखिएगा mg के कंपोनेंट तो mg का एक हाँ mg का एक कंपोनेंट आप दिखाओ नीचे तो mg का कंपोनेंट इस वेज की सरफेस के अलोंग जब दिखाएंगे तो इधर की तरफ mg sin थीटा और फिर क्या दिखाएंगे इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल के एकदम एक मिनट बराबर में mg cos थीटा अब हम स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करने पर इसका
वेज की सरफेस की तरफ जो कंपोनेंट होगा, MA sin theta. ध्यान से भाई साहब, Sorry, MA cos theta. MA is the cos theta. MA cos theta होगा। कंपोनेंट में साइन और कॉस का बहुत ध्यान रखा करिए आप लोग, कहाँ साइन लगना है कहाँ कॉस लगना है। Yes, so MG. और इधर इधर की तरफ जो mg cos थीटा है उस तरफ भी एक कंपोनेंट आएगा, लेकिन वो कंपोनेंट आएगा MA MA sin MA theta. sin थीटा। जी, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा उसको ऐसे देखो, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ mg sin थीटा का फोर्स है और ऊपर की तरफ MA cos थीटा का फोर्स है। तो जो फोर्स बड़ा होगा इसमें से, यानी कि अगर mg sin थीटा की वैल्यू MA cos थीटा से ज्यादा हुई तो ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा, लेकिन अगर MA cos थीटा की वैल्यू mg sin थीटा की वैल्यू से बड़ी हो गई तो ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पर दोनों साइड फोर्स है। वेज में ऊपर की साइड भी फोर्स लग रही है, नीचे की साइड भी फोर्स लग रही है। तो हमको क्या पता, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर कि हम कंपेयर कर लें इनको। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती 20 और 15 तो हमको ये मालूम चल जाता कौन सा नंबर बड़ा है, बट क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो हम लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे कि mg sin थीटा ज्यादा है या MA cos थीटा ज्यादा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। हमको मानना पड़ता है कि चलो एक बार हम ये मानते हैं कि mg sin थीटा बड़ा है, तो उस हिसाब से क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि लेट mg sin थीटा इज बिगर देन MA cos थीटा, अगर ये मान लेते हैं कि mg sin थीटा MA cos थीटा से बिगर है, तो अब फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे। MA cos theta की तरफ. MA cos theta की सर। तो प्लेन MA cos cos थीटा की सर। Up to the MA plane. Up to the यानी edge. ऊपर की तरफ ना, मतलब पर्सन की तरफ। Yes, sir. यस सर। जी, तो इधर आप फ्रिक्शन दिखा दो। अब उसके बाद करना क्या है, बस ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद सिर्फ आप इक्वेशन बनाओ। उस पर्सन की नजर में मास मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, Rest पे. रेस्ट पे। तो फोर्सेस बैलेंस करो। mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, MA cos theta MA plus cos MA cos थीटा प्लस Theta plus friction. friction. तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई। फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई mg sin थीटा Minus MA माइनस cos theta. MA cos थीटा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और नॉर्मल की वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल को भी बैलेंस कर देंगे, तो नॉर्मल की बैलेंसिंग होगी MG cos theta plus MA sin theta. cos theta MA plus sin थीटा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। उसके बाद आपने ये भी कहा कि फ्रिक्शन जो आपने कैलकुलेट किया है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, 0 से और म्यू इंटू एन के बीच में होना चाहिए। तो अब आपने फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की है, नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो मैं एक बार तो इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, लेकिन उसके आगे आपको सॉल्व करना होगा। एक बार तो मैं इसको लिख देता हूँ, लेकिन आगे आप सॉल्व करना होगा। हाँ जी बताएं सर। एक न्यूमेरिकल था ऐसा ही पीछे, उसमें आपने कहा था एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाले उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन mg के, रिजॉल्व हुआ। सुनो क्या मैंने कहा था बताओ। एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाली फोर्सेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन्हें रिजॉल्व नहीं करते। बिल्कुल हमने सही कहा था। तो ये बताइए ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऊपर बैठा Wedge है के सर। ऊपर. तो बताओ उसकी नजर में उस छोटे मास का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है। वो तो सर बैठा हुआ है Rest ऐसे पे. ही सामने, रेस्ट Rest पे है सर। पे. तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो हम क्या किसके परपेंडिकुलर देखेंगे, फिर तो हम किसी को भी इसी रिजॉल्व के कर लिए। सकते हैं। यस सर। समझ गए ना। ओके सर। जी सर। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जो आप हिंदी में कहते हो कि मेरी नजर में और तेरी नजर में, तो ये नजर नजर का खेल है। ठीक है, तो नजर साफ सुथरी रखी जाए यस थोड़ी। सर। हाँ, अब अब 0 से फ्रिक्शन की वैल्यू ये है mg sin थीटा। अब ये थोड़ी बड़ी इनइक्वालिटी बनेगी, तो अब आपको यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स का MG sin theta minus MA cos थीटा और ये लेस देन इक्वल टू म्यू और नॉर्मल। MG cos theta. नहीं वो तो ठीक है बच्चा, लेकिन अभी इसमें टर्म्स को रीअरेंज करना है ना। आपको सब कुछ Yes, रीअरेंज sir. करके आप एक्सेलरेशन ए को एक साइड पे रखो, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। आप अब इसको सॉल्व करना है आपको, इतना आसान नहीं है यहाँ पर। आपको लेफ्ट साइड पर भी ए का फैक्टर है और राइट साइड पर भी ए का फैक्टर है, तो दोनों ए वाले फैक्टर को एक तरफ कर दो। मतलब कि जो लेफ्ट साइड माइनस MA cos थीटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो राइट साइड की तरफ, और राइट साइड पर ये जो म्यू इंटू mg cos थीटा है इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर के जाओ, और इनइक्वालिटी सॉल्व करके बताओ कि ए क्या आ रहा है। इनइक्वालिटी सॉल्व करके आप बताना कि ए कितना आ रहा है इसमें।
मैं कर दूं, मतलब एक बार कर दूं क्या इसको, ये कर लोगे आप? हो गया सर। एक बार जरा कर कर लो, लेंगे। हाँ एक बार करो बच्चा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सर एम जी बाहर, फिर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होल अपॉन एम बाहर म्यू अबे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर एम कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बचेगा सिर्फ जी। न्यूमरेटर में क्या बनना सर है? न्यूमरेटर ए बताओ। इज साइन ग्रेटर सर ए इज ग्रेटर देन जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा म्यू अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अपॉन यस सर यही है, कॉस थीटा प्लस म्यू। म्यू साइन थीटा। तो ग्रेटर का साइन आ रहा है ना, ग्रेटर वाला। यस सर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब आप इक्वल्स टू, हाँ अब उस ए को रिप्लेस कर दो, उस ए को एफ अपॉन एम प्लस एम कर दो, ए को रिप्लेस कर दो। तो जब आप ए को रिप्लेस कर देंगे तो यही चीज ऐसे बन जाएगी। अगर आप एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके वहां फोर्स लगा देते हो तो आपका यही आंसर फिर अब ऐसे बन जाएगा। तब आपका आंसर ये बन जाएगा एफ मोर देन इक्वल टू, यहाँ पर बस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी उतना ही रहेगा आपका आंसर। ये एफ की मिनिमम वैल्यू है। जी एफ की मिनिमम वैल्यू हुई, एफ की मिनिमम वैल्यू। मैं देखो मैं फिर कह रहा हूँ ना, हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। क्या किसी न्यूमेरिकल में मेरे वर्किंग स्टेप बदले हैं तो बता दो मुझे कि नहीं यार वर्किंग स्टेप आप नो बदल दो। सर। हाँ, नो बस सर कांस्टेंट ही बस रहेगा। यही पकड़े रहो, एक लाइन पकड़ के चलते रहो, आप 2 ब्लॉक सिस्टम में कभी नहीं फंसोगे। अब आपको ना ये एक केस माना है, ये तब है जब आपने ये माना है कि एम जी साइन थीटा बड़ा है एम ए कॉस थीटा से। ऐसा भी तो हो सकता था कि एम जी साइन थीटा छोटा हो एम ए कॉस थीटा से। यस यस सर। सर। तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा। सर वहाँ वहाँ पे पे साइन साइन थीटा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। जी, कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा ना। तो यस सर। तो आप करो, उससे क्या आ रहा है वो पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा वाला पार्ट अभी केस 2 मानना पड़ेगा आपको, एम जी साइन थीटा लेस देन एम ए कॉस थीटा मानिए, ठीक है। सेकंड केस आप इसमें ये मानोगे कि लेट एम जी साइन थीटा, न्यूमरेटर में ही चेंज आएगा बस। नहीं बच्चा ध्यान सर से इनइक्वालिटी पलट जाएगी। नहीं डिनोमिनेटर में भी चेंज सर आएगा। जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ पे प्लस माइनस का अंतर आ राइट, जाएगा। कि हाँ नाउ हाँ नाउ Yes, sir, नाउ जो yes. नाउ फ्रिक्शन डाउन द प्लेन होगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इससे होगा क्या जानते हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलट गया ना। तो जहां यस पर सर तो जहां प्लस एफ आर होना चाहिए था वहां पर क्या होगा, माइनस एफ आर। माइनस एफ आर हो जाएगा माइनस सर। एफ यानी कि फ्रिक्शन का साइन पलट जाएगा। यस सर तो जहां माइनस म्यू आना चाहिए वहां प्लस म्यू, और जहां प्लस म्यू आना चाहिए वहां पर माइनस म्यू। मतलब ये वैसे अगर आपको ये ना समझ में आ रहा तो आप प्रॉपर करिए, आप प्रॉपरली वर्क करो इसको। आप फिर से इक्वेशंस बनाओ, फिर से 0 लेस देन इक्वल टू म्यू एन करो। मैं तो वैसे आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर आंसर लिखना चाहते हो तो एक केस आप सॉल्व कर लो, दूसरे केस में सिर्फ आपको ये करना होता है कि माइनस म्यू की जगह प्लस म्यू और प्लस म्यू की जगह माइनस म्यू और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के आपका आंसर होगा लेस देन इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है। और इनइक्वालिटी हम म्यू का साइन चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में था मेरे ख्याल से कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। जी, तो एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ, अब हम जरा एक ऑब्जर्वेशन पे आते हैं यार। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखो तो हुआ क्या है यहाँ पर, इसके अंदर जो लोअर ब्लॉक है 5 किलोग्राम, ये कैरियर है, ध्यान से सुनिए कैरियर। और जिसको हम कैरी कर रहे हैं वो उस कैरियर के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है या वर्टिकल सरफेस पर रखा है, 5 किलोग्राम। हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जिसको आप कैरी कर रहे हो वो अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैरी कर रहा है, तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहां पर हम जिसको कैरी कर रहे हैं वो वर्टिकल साइड पर कैरी कर रहे हैं, ये ब्लॉक अपने वर्टिकल सरफेस पर तो मिनिमम आ रहा है। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैरी कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की निकलती है, वर्टिकल सरफेस पर जब कैरी करते हो तो मिनिमम वैल्यू निकलती है। और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों छोड़ करके आप इंक्लाइंड सरफेस पर किसी को कैरी करते हो दोनों निकलती हैं। देखो आगे ना आंसर, मतलब फिजिक्स कितने सिस्टम से चलती है। जी सर। यस सर। कितने सिस्टम से चलती है, एक जगह मैक्सिमम निकलता है, एक जगह मिनिमम निकलता है और एक जगह दोनों निकलते हैं।
है ना। मतलब आप सोचो कि नेचर को कैसे मालूम चल जाता है कि मुझे ये सब कुछ करना है, मतलब नेचर इतना बैलेंस कैसे करके चलता है सब कुछ। आगे बात समझ भाई साहब? यस सर। जी यस सर। एक क्वेश्चन और देखेंगे बस लास्ट। ये सब एक सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक सीरीज का मतलब होता है कि एक ब्लॉक कैरियर बन जाता है और बाकी उसके ऊपर जैसे धरती के बोझ होते हैं वैसे, ठीक है ना, होता है ना कुछ लोग कि बोझ होते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पर भी एक मान लो ऐसे करके क्वेश्चन है। ये भी एक्चुअली HCV का सॉल्व एग्जांपल भी है, मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो फ्रिक्शन चैप्टर में HCV का सॉल्व एग्जांपल है, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये कई बार मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में जाता है ये, कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हमने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, बड़ा ब्लॉक, उसके साथ पुली अटैच करी गई है, उस पुली से हमारे पास 2 थ्रेड अटैच है, पुली से 2 थ्रेड है, और फिर उन दोनों थ्रेड्स के साथ हम कुछ ब्लॉक्स को फिर से अटैच करेंगे। तो कुछ डायग्राम इसमें एक्चुअली आज टाइम नहीं मिला पहले से तैयारी करने का, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाए, चल ओहो ठीक है जी, डायग्राम समझ गए आप, इतना तो समझ जाओगे ना इसके आगे। यस सर। हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट हो आप। तो ये बड़ा मास है कैपिटल एम, ये छोटा मास स्मॉल एम, ये और छोटू मास स्मॉल एम, 2 छोटे मास एक बड़ा मास, और ये यहाँ पर पुली है, पुली के ऊपर से थ्रेड जा रही है, और आइडियल पुली है, जो पुली है वो आइडियल है, ठीक है, थ्रेड स्ट्रिंग्स भी आइडियल है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े वाले मास को पुश कर रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ, ठीक है, और ये सब साथ साथ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया है, HCV का सॉल्व एग्जांपल भी है, तो आप प्रॉपर लैंग्वेज वहां देख लेना, ये दे रखा है कि ये साथ साथ यस चल सर। रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, मूव टुगेदर, ये दे रखा है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मेरे को एग्जांपल नंबर नहीं याद है, बट सॉल्व एग्जांपल में है ये, फ्रिक्शन के सॉल्व तो एग्जांपल। दोनों सेम मास है छोटू वाले? हाँ छोटू सेम है, छोटू आइडेंटिकल है, दोनों छोटे एम है और एक बड़ा एम है। तो इन्होंने एफ यस पूछा सर। है कि बताओ एफ कितना होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर भी म्यू है इन दोनों के बीच में, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर भी म्यू है, और ग्राउंड स्मूथ है। ये पूरा आर्टिकल है सर आपका। जो वर्टिकल है वो छू रहा है क्या हाँ बड़े एम को? जी जी कांटेक्ट में है, बड़े वाले के कांटेक्ट में है वो। तो दोनों कांटेक्ट में, यानी कि हाँ ये जो है एक ना, बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम आएगी। कांटेक्ट में है इसके। सर इसमें फिर F की रेंज आएगी। अब अगर आप पीछे का यस सर। मेरी बात समझ गए होगे, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है जानते हो, क्या एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चंस का मर्जर नहीं लग रहा आपको? यस सर। यस सर। मैक्सिमम मिनिमम को मर्ज कर दिया गया है। कि बड़ा वाला मास अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी किसी को कैरी कर रहा है और वर्टिकल साइड पर भी कैरी कर रहा है। वर्टिकल पर भी कर रहा है। यस तो सर। एक से मिनिमम एक से मैक्सिमम। यस सर। यस सर। जी अब आप इसका Yes, आइडिया sir. लगाओ। की आइडिया क्या था, सबसे पहले इनको एक सिस्टम मान लो, सबसे पहला काम करो आप इन सबको एक यूनिट मानो, है ना, एक Yes. यूनिट, और एक यूनिट मान करके निकालो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। कैपिटल एफ अपॉन कैप सही F upon कैपिटल एम प्लस 2m m प्लस 2m F upon capital M plus 2m. बस ये पार्ट बड़ा आसान है। देखो ये पार्ट अगर आप सीख गए ना तो आपने अपना बहुत सारा टाइम बचा लिया है, वरना इस यहाँ तक आने के लिए लोग हाफ पेज की वर्किंग करते हैं। इस पॉइंट तक आने के लिए आपको 4-5 इक्वेशन लगानी पड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपको अगर ये बात वाकई में समझ आ रही है कि एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब साथ साथ चल रहे हो। तो जब साथ साथ चलने वाले केसेस आते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। अब इसके बाद हमारा आइडिया नंबर 2। आइडिया नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले आप जो कैरियर है उसके फ्रेम में जाओ, कैरियर के फ्रेम में बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाएं? सर बड़े वाले ब्लॉक, बड़े वाले डिब्बे के ऊपर। कैपिटल एम पे। चलो बड़े वाले पे हम भी चलते हैं साथ साथ, ठीक है, उससे कहते हैं हमको भी ले चलो, ठीक है, कहता चलो भाई। अब इससे आपने नजर किसके ऊपर डाली, छोटे वाले मास में। सर हमारा वेट भी तो आ जाएगा उस पे बैठेंगे। अबे तो कोई रियल में थोड़ी बैठना है भाई, मतलब मन से बैठना है। हम इमेजिन कर रहे हैं बस। है आंखें लेके जानी, मतलब बैठने का मतलब मन से। सर दोनों छोटे मास भी मूव कर रहे हैं मतलब पुली की वजह से। नहीं अब आप देखो 1 वाले का डायग्राम बताओ। 1 उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। 1 वाले पे उसके फोर्सेस रिस्पेक्ट में ही है। जी 1 वाले पे फोर्सेस बताइए। ये जो 1 वाली बॉडी आप देख रहे हो इस पर क्या क्या फोर्सेस आएंगी, इसको यहाँ दिखा देते हैं। टेंशन,
तो सबसे पहले नॉर्मल टेंशन mg, नॉर्मल टेंशन फोर्स, and pseudo also. pseudo भैया The pseudo also. किधर दिखाओगे लेफ्ट pseudo? साइड में तो pseudo The left left लगेगा। side. फ्रिक्शन भी हो और हाँ जी फ्रिक्शन भैया, लेफ्ट साइड भी फिर friction फ्रिक्शन भी। भी है बहुत भाई साहब फोर्सेस के बारे में बहुत क्लियर रखना। फ्रिक्शन भी Left side. जी टेंशन दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे, n1 मान लेते हैं इसका छोटा मास mg दिखाएंगे, और ये m into a का pseudo। अभी फ्रिक्शन बचा हुआ है। यस So सर friction के cases करके लेफ्ट साइड पे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक मिनट, अब हाँ बिल्कुल, अभी एक काम करो, पहले इधर जो लटक रहा है ब्लॉक उसकी भी तो बात करो, जो हैंग कर रहा है, ब्लॉक नंबर 2। यस सर तो ब्लॉक नंबर 2 पे फोर्सेस दिखा दे, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। ब्लॉक नंबर Yes, 2 sir. पे mg, ब्लॉक नंबर 2 पे टेंशन, क्योंकि Normal. नॉर्मल है, फिर Normal. pseudo, फिर Pseudo. फ्रिक्शन, Pseudo. फिर एक friction। पॉइंट मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर करूंगा, कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं स्यूडो फोर्स को लेकर के। स्यूडो फोर्स का ब्लॉक के मोशन से मतलब नहीं होता है, स्यूडो फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन उसमें ऑब्जर्वर का देखना होता है। तो पर्सन की ऑब्जर्वेशन पे तो हाँ, वो तो तो वो ma वो ही राइट है, साइड जा रहा है तो लेफ्ट pseudo साइड, स्यूडो किधर दिखाएंगे? स्यूडो लेफ्ट, लेफ्ट Left साइड side पर Right. बताएंगे। और फिर MA. फ्रिक्शन आएगी छोटी स्यूडो सी। जी एमए हो गया। अब आते हैं, अब फ्रिक्शन बचा, फ्रिक्शन बचा तो फ्रिक्शन के दो केसेस मानने पड़ेंगे क्या? क्योंकि देखो ना, दोनों ही बॉडीज को देखो आप, जैसे आप इस बॉडी नंबर 1 को देखो, तो बॉडी नंबर 1 पे, बॉडी नंबर 1 पर राइट साइड भी फोर्स है, लेफ्ट साइड भी फोर्स है, तो हमको क्या पता कि किधर जाएगा ये? यस सर, नहीं पता यस कौन सी सर, पड़ी। कुछ नहीं पता है फिलहाल तो अभी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो हमको क्या पता कि वो राइट साइड चलेगा कि लेफ्ट साइड चलेगा? तो हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी नहीं मिल सकता ऐसे, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है मेरे Yes, सामने। न्यूमेरिकल वैल्यू होने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमने क्या कहा यार कि हाँ, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं यार, चलो कुछ मान के चलते हैं, कोई एक केस मान लेते हैं कि टेंशन फोर्स बड़ा है एमए से, मान लेते हैं। सपोज करो कि टी की वैल्यू एमए से बड़ी है, तो किधर दिखा दे फ्रिक्शन फिर? अगर हम ये मान ले कि टेंशन लेफ्ट फोर्स साइड में, The left side. लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, ma की तरफ, तो ये हमने फ्रिक्शन टुवर्ड्स दिखाया। ma। हाँ, हमने इसको फ्रिक्शन कह दिया F1। तो अगर हमने ये माना है कि टेंशन एमए से ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लॉक 1 किस तरफ जाना चाहता है, राइट या लेफ्ट? राइट की तरफ, राइट तो साइड। अगर राइट ये साइड, तो अगर ये राइट जाना चाहेगा तो ब्लॉक 2 किधर जाना चाहेगा? नीचे, तो इसको mg बड़ा हो जाएगा तब, तो इसमें फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे? टेंशन की तरफ, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन नॉर्मल के 90 डिग्री पे होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। ये F2 फ्रिक्शन हो गया। अब सब कुछ तैयार हो चुका है, मसाला तैयार हो गया, चलो अब उसको पकाते हैं जी। ऑब्जर्वर की नजर में ब्लॉक 1 का क्या स्टेटस बताओ? रेस्ट फिलहाल तो रेस्ट पे है, क्योंकि साथ साथ चल रहे हो। यस सर, तो कर दो बैलेंस फोर्सेस को, टेंशन फोर्स को बैलेंस करेंगे। मतलब अगर हम ब्लॉक नंबर 1 की इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन बराबर ma, ये फर्स्ट इक्वेशन, MA प्लस है। बस MA plus है। F1 भी ma प्लस जी एक मिनट है सर, अगर हम फ्रिक्शन ये भी सपोज add कर रहे हैं करें। कि पुली से ब्लॉक मूव कर रहा है, तो फिर रेस्ट पे कैसे मान सकते हैं एम के रिस्पेक्ट में? कहाँ मूव कर रहा है? वो सिर्फ फोर्सेस को बढ़ाने के लिए। सर पुली अगर हम मान रहे हैं कि मूव कर सकती है कहीं पे भी, तो स्मॉल एम तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में भी मूव करेगा ना? अरे भाई ये तो देखो, मूव टुगेदर दिया है क्वेश्चन में, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर सर हम 2 केसेस क्यों सपोज कर रहे हैं पुली के? कोई भी फोर्स बड़ा हो सकता है ना, इसलिए। अरे यार, मास m के साथ चल रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में तो टेंडेंसी होती है ना, मोशन थोड़ी हो रहा होता है। यस सर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में हम ये थोड़ी कहते हैं कि चलना ही है मेरे को, रेस्ट पे तो होते हैं, लेकिन चल सकते थे। सर जी सर, जो दूसरा केस है F2 वाला, उसमें भी आपने ये अज्यूम किया है ना कि mg बड़ा है, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा ना, तो कॉन्सिक्वेंस हो गया है इसका कि अगर ब्लॉक 1 राइट जाएगा तो ब्लॉक 2 को नीचे आना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो अगर एक तरफ हाँ, तो एक तरफ लेंथ रिड्यूस होगी तो एक तरफ लेंथ बढ़नी पड़ेगी फिर। ओके यस सर। सब आपस में जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। सर जी सर, एक डाउट है। पूछो सर, अगर हमने ये माना है कि M1 M2 मूव कर रहे हैं, तो वो जो नहीं बच्चा, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन याद दिला दूं
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो आपकी नजर में मोशन में है वो मेरी नजर में रेस्ट पे हो सकता है। पहले आप इस बात को एक्सेप्ट करिए, मानते हो? तो अब बताओ कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 मोशन में है कि रेस्ट पे है? So m के बड़े m के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। अब आपने सुना ना आपका आंसर कि ये तो डिपेंड करता है कि तो फिर हम अज्यूम कैसे कर सकते हैं कि किस साइड मूव करेगा? अगर बड़े बड़े रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है? अरे यार अजीब, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। रुक जाओ मैं समझ गया भाई, सबको पुराना लेक्चर याद दिलाना पड़ेगा, है ना? ये वो हालत होता है जब हम बिना रिवीजन के आते हैं, तो ये वो रिवीजन पहला वाला पेपर दिखाइए। हाँ, ये पहला वाला पेपर देखो। What happens if we apply a force and the object stays at rest? तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगता? तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही रुके हुए आप। तो ये कंसेप्ट कहां से आ गया कि बॉडी रेस्ट पे होगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा? ये भी मैंने समझाया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और आप उस पर फोर्स ना लगाओ तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो उसके बाद भी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन की वजह से है। यस सर। भाई ओके सर। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप एक बात ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। हाँ इसलिए रेस्ट पे। जी कि मतलब हम एक बात बता रहे हैं आपको, इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन किया करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है हम लोग को। सर जो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 मूव कर रहे हैं हमने जो लिया, सब किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि ब्लॉक 1 एंड 2 मूव कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो मूव कर रहे हैं वो। सर हमने कहा ना कि ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है, तो सर इसका मतलब नहीं, हमने ये कहा कि सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि जो पर्सन कैपिटल एम के ऊपर खड़ा है, कैपिटल एम के ऊपर जो पर्सन है उसकी नजर में ब्लॉक 2 नीचे जा सकता है, जा रहा नहीं है सर, बस फोर्स नीचे लग रहा है, वो जा नहीं रहा है नीचे। हाँ, mg नीचे उसको खींच रहा है। उसकी टेंडेंसी है खाली बस। अगर जाता तो क्या होता? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में तो यही कहा जाता है ना कि भाई आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन मोशन नहीं हुआ है। यस सर। यस सर। मोशन हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो हम जब कैपिटल एम के फ्रेम में हैं तो हुआ क्या? देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जब आप कैपिटल एम के फ्रेम से देख रहे हो तो ब्लॉक 1 पर लेफ्ट साइड स्यूडो फोर्स है। देखो अच्छा, तो ब्लॉक 1 को स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ खींचना चाहता है, बैकवर्ड साइड पर, और ग्रेविटी ब्लॉक 2 को नीचे खींचना चाहती है। तो लड़ाई किसके बीच में चल रही है? ग्रेविटी और स्यूडो फोर्स के बीच में। ग्रेविटी कहती है कि ब्लॉक 2 को हम नीचे लेके जाना चाहते हैं, स्यूडो फोर्स ब्लॉक 1 का कहता है कि मैं इसको पीछे लेके जाना चाह रहा हूं। तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उस हिसाब से टेंडेंसी बन जाएगी। यस सर, लेकिन सर सिर्फ टेंडेंसी रहेगी, है सब मतलब रेस्ट पे ही। देखो ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है यार कि रेस्ट में है। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के फ्रेम तो बताइए कौन सा रेस्ट में है कि नहीं है। सर मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में है, लेकिन इनर्शियल स्टैटिक के लग रहा है क्योंकि टेंडेंसी है। जी टेंडेंसी है। क्लियर कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ना, और जो भी कंफ्यूजन है अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए इसको। अच्छा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब आप अभी पूछ लो, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस अभी छोड़ दोगे वो एग्जाम में आ जाएंगे। या तो अभी पूछ लो या तो एग्जाम में हम पूछ लेंगे। यस सर, वहीं फंसते हैं फिर। दो में से एक ही चीज, वही क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो ये दो ही चीजें होती है पढ़ाई करते वक्त। सर आते भी वही क्वेश्चन है, जिनको आप अभी छोड़ोगे वही चीजें पूछी जाएंगी। तो भलाई इसी में है कि आप कोई और पूछे, इससे अच्छा आप पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन बन गई। ब्लॉक 2 पर आते हैं। ब्लॉक 2 पर जब इक्वेशन बनाएंगे तो फोर्सेस कैसे बैलेंस करेंगे? देखो N2 को बैलेंस करेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन नहीं बनाएंगे? अरे यार वो भैया बातचीत में रह गया, रुको एक मिनट। हाँ कहाँ गया नॉर्मल? N1 बराबर mg। वो जी सर, मुझे लगा हो गया। चलो सेकंड इक्वेशन। हाँ ब्लॉक 2 पे आओ। ब्लॉक 2 पर नॉर्मल N2 की वैल्यू ma के बराबर। यस सर। यस सर। और टेंशन प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg। 4 इक्वेशंस हो गई। जी सर। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी जी सर नहीं, क्योंकि कहानी यहाँ बिगड़ती है भाई। कहानी तो ये बनती है कि 4 इक्वेशन बनने के बाद अब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। अब कहाँ से किस में क्या रखें
तो चलिए आप ना बताओ F1 F2 कैसे निकालें यार। F1 F2 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। क्या कोई तरीका है कि F1 F2 की वैल्यू हम निकाल पाए इसमें? क्या कोई तरीका है? MA की वैल्यू को N में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा मतलब ठीक है, MA is equals to T minus F1 है और N2 is equals to T minus F1 हो जाएगा। MG सेम है, MM सेम है, बस एक जगह पे तो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करिए, इक्वेट कर सकते हैं। फोर्थ को करिए। नहीं हम नहीं करेंगे आपको करना है भाई, हमको नहीं करना है। मैं तो कर दूंगा अभी, मान लीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं तो तुम लोग को रियलाइज करा रहा हूँ कि तुम लोग को सच्चाई से बता रहा है कि प्रॉब्लम ये होती है मतलब एग्जाम्स में। आपने क्या पूछा एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना क्वेश्चन तो ये है कि अल्टीमेटली आपको कैपिटल F निकालना है अल्टीमेटली। सर टेंशन के टर्म्स में आएगा शायद। जी नहीं टेंशन सर दो ऐसी इनइक्वालिटी बना सकते हैं जिसमें जिनको ऐड करके टेंशन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो टेंशन तो क्या, हाँ ये लॉजिक बोलो, आपकी टेंशन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 फर्स्ट और फोर्थ से हो जाएगा। हाँ फर्स्ट और फोर्थ से फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये F1 प्लस MA प्लस F2 इक्वल टू mg, ये हो गया। ठीक है, हो गया, ये हुआ ये चीज। यस सर जी तो यहाँ से m इंटू a की वैल्यू बन जाती है mg माइनस और ये F1 प्लस F2। अब ये बताओ F1 प्लस F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर म्यू इनटू n1 प्लस n2, म्यू इनटू n1 प्लस n2। नहीं भाई साहब, हाँ तो F1 की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो म्यू इंटू n1 होगा ना। म्यू n1 यस और n1 mg है और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इनटू MA हो सकती है। और ये बताइए जब आप माइनस साइन के बाद मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल आप क्या वैल्यू पाओगे, मिनिमम या मैक्सिमम? अगर आप मैक्सिमम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मिनिमम पाएंगे सर। वैल्यू पाएंगे जी, इसका मतलब इसको सॉल्व करके मैक्सिमम पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मिनिमम mg कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट में से मैक्सिमम वैल्यू तुमने सब्ट्रैक्ट कर दी है। छोटू बचा मिनिमम। यस सर तो यानी इससे जो एक्सेलरेशन आएगा वो मिनिमम आएगा। यस सर यस सर। भाई मैथ तो सही कर लो यार, मैंने कहा ना कि सर एक ही जगह वो। तो अब ऊपर सॉल्व कर देना, राइट साइड देखो, टॉप साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। MA बराबर mg और F1 F2 की वो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ वहां पर, तो माइनस म्यू mg और माइनस म्यू MA, और a को एक तरफ लेके जाएंगे, सारे m कैंसिल कर जाएंगे इसमें से जितने भी m देख रहे हो, और फिर वो a वाले को एक तरफ कर देंगे, तो कुल मिलाकर के a की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू g1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। एक बार आप अपने लेवल पर भी चेक करना यार, कैलकुलेशन आप भी करते रहिएगा। यस सर यही है सही है सर। मैक्सिमम में सर म्यू की जगह प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा। जी और फिर क्या करेंगे, इस a को रिप्लेस कर देंगे f अपॉन m प्लस 2m से, तो आपको f की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? हाँ, और दूसरे के लिए आपको देखो, दूसरे के लिए आपको फिर से कुछ नहीं करना है, इन्हें आप क्या करो, म्यू का साइन इंटरचेंज कर दो, है ना। दूसरे मैक्सिमम निकालने के लिए फिर से इतना कुछ नहीं करना है मेरे को, मिनिमम निकाल लिया। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर में माइनस म्यू की जगह प्लस म्यू और डिनोमिनेटर में प्लस म्यू की जगह माइनस म्यू कर दो, और करते ही आपको इस यहां से मिनिमम फोर्स निकल के आएगा। म्यू का साइन इंटरचेंज कर दो तो कौन सा फोर्स निकल जाएगा यहाँ पर, आपका मैक्सिमम। और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्यों आ रहे हैं, पीछे के एग्जांपल्स में आपको समझा दिया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैरी कर रहे हो तो मैक्सिमम आएगा, वर्टिकल सरफेस पर भी कैरी कर रहे हो तो मिनिमम आ जाएगा। बोलो भाई। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ये जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है सर, मिनिमम g इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, सर इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यू 1 से छोटा होगा।
म्यू 1 से छोटा ही होता है, प्रैक्टिकली भी 1 से छोटा होता है। कुछ कुछ केसेस में 1 से बड़ा होता है, लेकिन म्यू 1 से छोटा ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको कि वैल्यू ऑफ म्यू लेस देन 1 है, ये मानना होगा। ठीक है, मतलब वैसे बड़ा किन केसेस में होता है? नहीं, देखिए ये देखो, अब ये क्या है, तो ये तो नेचर के बहुत तगड़ा फ्रिक्शन हो, नेचर के सरफेसेस पे होता है ना। मतलब आप पढ़ोगे, जैसे रास्ते में कंक्रीट नहीं होते हैं जिससे सड़क बनती है, उनके म्यू 1 से ज्यादा होते हैं। अब अलग कुछ और नेचर सर है। उसमें रगड़ जाएंगे तो खून निकल जाता है। हाँ, बहुत तगड़ा फ्रिक्शन होता है वहां पर, जानते हो। हाँ, आप HCB में एक टेबल दिया हुआ, उस टेबल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यूज दी गई हैं अलग-अलग। यस सर, स्टील की वगैरह तो देखना। हाँ, तो उसमें वैल्यूज म्यू से बड़ी हैं, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू भी होती है, बट बहुत मतलब मेजॉरिटी में 1 से छोटा होता है। कुछ कुछ जगहों पर 1 से बड़ा होता है, ज्यादा जगहों पे नहीं, कुछ कुछ जगहों पर। सर सर जो ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 1 जब मिनिमम में रहा, मतलब तो मिनिमम को मैक्सिमम करने का हम म्यू प्लस माइनस का चीज कर देते हैं, तो ये वाली चीज कहीं फेल करती है? नहीं, कहीं नहीं। ओके सर, यानी कि ये ए वाला वो 1 यूनिट एक्सेलरेशन और ये प्लस माइनस म्यू हमेशा सेम रहेगा। हाँ हाँ, मुग्धा कुछ कहना है बच्चे? मुग्धा कुछ कह रहा था? गलती से अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। सर अगर एक्सेलरेशन मिनिमम आया तो फोर्स भी मिनिमम आएगा ना सर? हाँ, क्योंकि ए और एफ प्रपोर्शन में है। ओके सर, ए और एफ प्रपोर्शन में है, इसलिए आएगा। समझ आ गया आपको ये चीज? यस सर। यस सर। चलो, अब आप ये वाला ना करके दीजिए मुझे, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। इसमें ऐसे करके ब्लॉक्स लगा रहे हैं, ऊपर भी एक ब्लॉक कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर, और एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग भी करेगा। जानते हो, कुछ नहीं किया जाता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, यहाँ पर आपके साथ खेला जा रहा है, आपके साथ ना लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कौन सा खेल खेला जा रहा है आपके साथ? कौन सा गेम खेला जा रहा है? नंबर ब्लॉक्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ा दो, पुली बढ़ा दो, डराओ। खाली डर का खेल है ये, कि डराओ, इस बच्चे को डराओ। और जिसने ये कह रखा है कि तुम मुझे डरा ही नहीं सकते हो क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, डराओगे तो उसको ना जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमें कैसे डरा सकते हो? तो ये इस तरीके का फिगर है, देखो। सर ये वर्टिकल सरफेस वाला कांटेक्ट में होगा कि नहीं? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, बता रहा हूँ मैं, तो डायग्राम बता रहा हूँ आपको। पहले तो ये पूरा ये बना तो दे यार। तो ये पूरा ये ब्लैक कलर से फुली कंप्लीट हो गई और रस्सी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ये M3 मास है, यहाँ M2, ये M1 और यहाँ पर M3। ये M3 कांटेक्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पर गैप है, और ये एक फिक्स्ड सरफेस है, मतलब तो ना ये एक फिक्स्ड सरफेस है, फ्लोर टाइप का। मतलब आप किचन का टॉप मान लो, किचन का जो टॉप होता है ना, किचन टॉप मान लीजिए, उससे लटक रही कोई चीज, ऐसे मान लीजिए। सर तो, दोनों M2 मास के? अरे यार M3 है यार, ये स्मूथ सरफेस हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट म्यू है। और ये दिया हुआ, फिर से बता दें, अभी कुछ लोग ये मत कहना कि ये सब ये दिया है कि ऑल आर मूविंग टुगेदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऑल आर मूविंग टुगेदर। ओके सर। नाउ फाइंड M3, ये क्वेश्चन है आपका। ऑल आर मूविंग टुगेदर। तो हमने फिर से आए, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने, और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। 2 मिनट दे दीजिए इसको करने। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक काम करें, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हो क्या, कि या सिंबल्स में करना चाहते हो? सर न्यूमेरिकल चलिए, चलो तो न्यूमेरिकल सिंबल्स में न्यूमेरिकल कर लो। सिंबल्स है, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर पाएंगे ना, सिंबल्स में आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। ज्यादा ठीक है, वो जनरलाइज हो बनते हैं जाता ना है सर, तो ज्यादा पता चलता है जी। हाँ, ये भी बात सही। चलिए फिर करिए, इसी में कर लो, कोई बात। हाँ, सिंबल से करिए। आंसर एक और रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। अगर आप स्यूडो लगाते हैं ना, तो सर एक ही जगह सर प्लीज A0 ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, चलो इसको करो, हम वेट कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं आप लोग का, करिए। चलिए देखो कैसे होगा ये। 2 मिनट होने वाला है।
चलो आप स्टेप वर्किंग कर लेना, स्टेप्स पे मैच कर लेना। यस सर। चलो हम फोर्सेस को जल्दी से ड्रॉ कर दें यहाँ पर यार। M3 पर सबसे पहले आप दिखाओगे तो यह M3G का फोर्स, उसके ऊपर टेंशन फोर्स यहाँ पर दिखाएंगे, फिर M1 पर टेंशन फोर्स दिखाएंगे। इस तरीके की फोर्सेस होंगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसके लॉजिक समझता हूँ। सबसे पहले M3G, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, राइट साइड टेंशन फोर्स। अब इन दो ब्लॉक्स में आपने ये वाली थ्योरी लगानी है, M1 और M2 में आपको ये थ्योरी लगानी है। देखो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मर्ज किए जा रहे कंसेप्ट, ये वाला कि जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को अपने सर के ऊपर बिठा ले, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैरी कर ले, तो इसमें क्या कहा गया था कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखना है। जिसको अनडिस्टर्ब्ड है वहां तो फ्रिक्शन ड्राइव करेगा, और जिसको डिस्टर्ब कर रहे हो यानी कि फोर्स लगा रहे हो वहां फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो इसी थ्योरी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है तुम्हें, और इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे तो M1 पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या दिखाओगे? M1 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जी, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड। हाँ, क्योंकि टेंशन के थ्रू हमने M1 को डिस्टर्ब कर दिया, तो M1 के ऊपर फ्रिक्शन हम लेफ्ट साइड दिखा देंगे और उसका रिएक्शन M2 के ऊपर फॉरवर्ड साइड दिखाएंगे। ये एक तरीके से हमारे फोर्सेस हो गए, फ्रिक्शन स्मॉल f और स्मॉल f। अब क्या करेंगे, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? अगर मान लेते हैं कि M3 में एक्सेलरेशन a है, तो M2 में भी a होगा और M1 में भी a होगा, क्योंकि सब साथ साथ चल रहे हैं। तो अब न्यूटन लॉ की इक्वेशंस पे आ गए। सबसे पहले M3 की इक्वेशन लिख रहा हूँ, M3G माइनस T बराबर M3A, इक्वेशन 1। उसके बाद मैं M1 की इक्वेशन लिखूंगा, तो M1 की इक्वेशन कैपिटल T माइनस फ्रिक्शन बराबर M1A, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद मैं M2 की इक्वेशन लिखूंगा, तो F बराबर M2 की इक्वेशन F बराबर M2A, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करते ही क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि M3G डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3। हालांकि ये डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता था, अगर आप सोचते तो पहले आ जाता, मेरा एक पहले आ जाता है आंसर, क्योंकि तीनों मासेस कौन से फोर्स की वजह से चल रहे हैं आप देख सकते हो आराम से, M3G की वजह से जी। अब एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन यहाँ सॉल्व हो गया मेरा, M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया। अब इसके बाद आपने ये वाला एक्सेलरेशन ले जा करके कहाँ रख दिया, इस एक्सेलरेशन को ले जा करके इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। एक्सेलरेशन को ले जा करके इक्वेशन नंबर 3 में रखा, और इक्वेशन नंबर 3 में रखते ही मुझे यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, कि फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई M2 मल्टीप्लाइड बाय A, यानी कि M2 इंटू M3G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। और जब ये फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, तो मैंने इस वैल्यू के साथ ये कह दिया कि ये वैल्यू जो आ रही है, वैल्यू फ्रिक्शन की जो आ रही है, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल से। बट यहाँ कौन सा नॉर्मल की बात कर रहे हैं, कौन से नॉर्मल की? जी, तो ये नॉर्मल जो है M1 और M2 के बीच वाला है, M1 और M2 के बीच वाला, M1 M2 के बीच वाला, ठीक है, M1 M2 के बीच वाला, ये जिसकी तरफ डिस्टर्बेंस है वो म्यूट करे अपने आप को। M1 M2 के बीच वाला नॉर्मल। और M1 M2 के बीच वाला नॉर्मल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी M2G के बराबर। यानी पे यहाँ पे जो नॉर्मल रखना है वो M2G, और ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बीच में लेकर के आओ, तो एक ही आंसर आएगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं आएगा यार, इसमें मैक्सिमम आएगा, बस एक ही आंसर आएगा। ये सर वही कह रहा था सर, हाँ, या फिर मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा? नहीं, मैक्सिमम ही आएगा ना, क्योंकि M1 अपने ये सर वो किया नहीं था ना सर उस समय, इसलिए बोल रहा था प्रेडिक्शन से। जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब भी कैरी करेंगे ना, M2 कैरी हो रहा है, तो M2 M1 के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैरी हो रहा है। समझ आई बात आपको? यस सर। यस सर। ये हो गया। ठीक है बच्चा, तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगली क्लास में। स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब काइनेटिक फ्रिक्शन पे स्टार्ट करेंगे, एक क्लास और लगेगी और ये पूरा हो जाएगा आपका। सर सीवी में स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बता दीजिए।